साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय देश में एक ऐसी घटना घटित हो रही है जिस पर लोगों का सीधा ध्यान नहीं जा रहा, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली संकेत मिल रहे हैं कि किस ओर इस देश में एक बड़ी साजिश चल रही है। मैं बात कर रहा हूँ एफसीआरए की। जी हाँ, एक ऐसी व्यवस्था जिसके जरिए भारत में एनजीओज विदेश से फंडिंग प्राप्त करते हैं और इस पूरी व्यवस्था को धीरे धीरे चेंज किया गया और अब इतना सख्त कर दिया गया है कि ज़्यादातर एनजीओज को बाहर से फंडिंग मिलने में दिक्कत आएगी, विशेष तौर से वो एनजीओज जो यहाँ पर फंडिंग के नाम पर कन्वर्जन करते हैं, गलत काम चलाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि याद करिए, पिछले साल लद्दाख में प्रोटेस्ट हुए, हिंसा हुई और फिर वहाँ पर एक व्यक्ति हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया था, एक तरीके से आंदोलन कर रहा था और उस व्यक्ति का नाम था सोनम वांगचुक। इस व्यक्ति को लंबे समय से तैयार किया गया है और कभी इसको किसी तरह का अवार्ड दे दो, कभी इस पर कोई पिक्चर बनवा दो, इसको साइंटिस्ट के तौर पर प्रोजेक्ट कर दो, ऐसे पेश किया गया जैसे भाई ये लार्जर देन लाइफ पर्सन है। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में इसकी यात्रा पाकिस्तान में भी हुई है, इसका संपर्क विदेशी ऐसे लोगों से हुआ है जो शायद भारत को अच्छी निगाह से नहीं देखते और इसके बाकायदा प्रूफ्स भी हैं। तो सोनम वांगचुक जो लोगों की नज़रों में इस तरह से बस गया था कि जाने कितना बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा आदमी है, इसने वहाँ पर एक प्रोटेस्ट कराया जिसके बाद इसे जेल भेज दिया गया। और मज़े की बात यह है कि जब ये जेल गया तो इसके लिए वहाँ के किसी आदमी ने आवाज़ नहीं उठाई। वैसे तो दंगे हो जाने चाहिए थे कि हमारे नेता को जेल में डाल दिया, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। फिर इसके एनजीओ जो चलते थे उनकी जांच की गई तो पाया कि बड़े स्तर पर इसने बाहर से फॉरेन फंडिंग मंगाई थी जिसका कोई हिसाब किताब इसने दिया ही नहीं था और इसीलिए एफसीआरए के कानून के तहत इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था और सितंबर 2025 में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एफसीआरए की फुल फॉर्म है, इसके तहत इसका एनजीओ अपनी जो लाइसेंस है उसको खो बैठा था। ये सितंबर 2025 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे की बात सुनिए। कुछ ही महीनों बाद मार्च 2026 में इस साल भारत सरकार एफसीआरए रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लेकर के आती है, लोकसभा में पेश होता है, पास अभी लोकसभा से नहीं हुआ है, राज्यसभा से भी नहीं हुआ है, पेश होता है। इसके बाद मई 2026 की बात बताता हूं। मई 2026 में अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर कह सकते हैं, मार्को रूबियो भारत आता है और भारत में दिल्ली आने के बजाय सीधे कोलकाता जाता है और कोलकाता में मिशनरीज से मुलाकात करता है। ऐसी मिशनरीज जो एनजीओ के नाम पर वहाँ पर लोगों का कल्याण कर रही हैं, लेकिन हम सब जानते हैं किस तरह से ये बड़े स्तर पर कन्वर्जन में इन्वॉल्व्ड है। मदर टेरेसा, जिनको यहाँ पर बहुत बड़ा भगवान के रूप में दिखाया गया, अवार्ड दिए गए, न जाने किस किस तरह के प्राइज दे दिए गए, उन्होंने भी लंबे समय तक भारत में रह के ह्यूमैनिटी के नाम पर कन्वर्जन के बड़े बड़े प्रोसेसेस चलाए हैं अपनी मिशनरीज के द्वारा। वरना ऐसी महिला को क्या ज़रूरत थी अपना यूगोस्लाविया छोड़ करके भारत में आकर के मानवता के लिए कल्याण करने के रूप में आगे बढ़ने की। पूरा यूरोप पड़ा था, वहाँ मानवता के लिए बहुत सारे स्कोप थे, लेकिन यहाँ पर लोगों का ब्रेन वॉश करके ऐसे दिखाया कि ये महिला तो बड़ी जो है लोगों का कल्याण चाहती है। मार्को रूबियो कोलकाता गया और भारत को संकेत देने का प्रयास कर रहा था कि भारत कितना भी एफसीआरए में सख्ती कर ले, यूएसए अभी भी मिशनरीज के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है साहब, तुम करो। ये मई 2026 की बात बता रहा हूं। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं जून की। जून में 18 जून 2026 को सर्गियो गौर अमित शाह जी से मुलाकात करता है। सर्गियो गौर भारत में यूएसए का एम्बेसडर है। कहने को ये मीटिंग एंटी टेररिज्म, एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए हुई थी, लेकिन हम सब जानते हैं सर्गियो गौर ने भी कोई ना कोई बातचीत अमित शाह जी से इसके बारे में जरूर की होगी, क्योंकि अमित शाह जी यानी होम मिनिस्ट्री ही है जो एफसीआरए को लागू करवाती है। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। और इसी जून में सीजेपी नाम की एक पार्टी बिल्कुल उभर के सामने आती है, आंदोलन करती है और उसी आंदोलन को बढ़ाते बढ़ाते और जून के लास्ट वीक में ये पार्टी कह देती है कि जो सोनम वांगचुक हैं हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे और जब तक बच्चों को न्याय नहीं मिल जाएगा ये भूख हड़ताल करेंगे। जो साइकिल सोनम वांगचुक से स्टार्ट हुई थी लास्ट ईयर, याद करिए वो इस बार सोनम वांगचुक पे आकर के ही रुक गई है। क्या ये एक इत्तेफाक है? आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो इत्तेफाक है, ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं। सीजेपी पे बात करूंगा, उससे पहले इत्तेफाक को दूर करता हूं। इसी जून में 29 जून को खबर आती है हंगर स्ट्राइक स्टार्ट हो चुकी है और 29 जून को ही भारत में बड़े स्तर पर जितने भी ये
चर्चेज हैं, जितने भी चर्चेज हैं, वो नेशनल डे ऑफ फास्टिंग एंड प्रेयर ऑब्जर्व करते हैं, एक्सप्रेस कंसर्न अगेंस्ट एफसीआरए बिल। समझ गए? तो इन चर्चेस को एफसीआरए बिल को लेकर के विरोध करना है, एक दिन का एक तरह से प्रोटेस्ट करना है। उसी समय हम देख रहे हैं सोनम वांगचुक बैठ चुका है प्रोटेस्ट पर, और बात क्या बताई जा रही है कि बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, नीट के लिए लड़ रहे हैं। भाई आपने सीजेपी नाम की जो पार्टी बनाई, वो आपने बनाई सरकार के खिलाफ, लेकिन सीजेपी में जो कॉकरोच शब्द इस्तेमाल किया है, ये किया था भारत के सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, उनका कॉन्टेक्स्ट दूसरा था। तो शब्द तुमने लिया सीजेआई का, पार्टी बनाई बीजेपी के खिलाफ, मुद्दा उठाया बच्चों का, और फिर तुम उसे ट्रांसजेंडर पर ले गए, जाने कौन कौन सी बातें वहां करने लग गए, और अंत में सोनम वांगचुक आगे कर दिया। वो सोनम वांगचुक जो लास्ट ईयर एफसीआरए के तहत फंदे में आ गया था। तो आप अब धीरे धीरे समझ जाइए कि ये पूरा गेम रचा किस लिए जा रहा था। आप कहोगे एफसीआरए को इतनी बड़ी चीज थोड़ी है कि पूरा का पूरा इतना बड़ा खेल रचा जाएगा, अमेरिका इसके पीछे लगेगा। बहुत बड़ी चीज है साहब, बहुत बड़ी चीज है। सारा खेल होता ही उसी चीज से है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, कई सेलिब्रिटीज, फिल्म मेकर्स, हमारा जो ब्रेन वॉश अभी तक कर पाए हैं, वो इसलिए कर पाए हैं क्योंकि बाहर से फंडिंग मिलती थी और यहाँ पर एजेंडा चलाया जाता था। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये समझाने की कि मदर टेरेसा यहाँ पर वो काम नहीं करती थी जो आप सोच रहे हो, वो कुछ और करती थी, आप नहीं मानोगे। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ सोनम वांगचुक के बारे में बताने की कि इस आदमी की रियलिटी क्या है, आप हो सकता है नहीं मानो। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ये बताने की कि यहाँ पर कई एनजीओज समाज सेवा के नाम पर अपना पूरा रैकेट चला रहे हैं, शायद आपको विश्वास नहीं होगा। तो ये जो आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपको 10 सोर्सेज से ये यकीन दिलाया गया है कि ये सब बहुत बड़े लोग हैं, बहुत कल्याणकारी लोग हैं और एकदम परमात्मा तुल्य हैं। उसमें पैसा लगता है, वो पैसा कैसे आएगा? वो एनजीओज के माध्यम से आएगा। और उसमें अड़ंगा कौन अड़ा रहा है? एफसीआरए अड़ा रहा है। ये है इन लोगों की सबसे बड़ी जो नब्ज है। मोदी जी ने बहुत पहले कह दिया था कि आने वाले समय में इस पूरे इकोसिस्टम को मैं बस्ट करूंगा। वो इकोसिस्टम कहाँ से बस्ट होगा? इनका जो पैसे का फ्लो है उसको आप रोक दीजिए, बस अपने आप बस्ट हो जाएगा। आगे देखिए। अच्छा, एक चीज मैं आप और बता दूं आपको कि एफसीआरए में ऐसा नहीं है कि पहली बार बीजेपी सरकार लेकर के आई है। 1976 में पहली बार लाया गया था। 1976 में जब भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी, तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि यहाँ के लोगों को कहीं बाहर से पैसा मिलने ना लग जाए, यहाँ के सांसदों को, एमएलए को, यहाँ के पत्रकारों को, यहाँ के जजेस को, इन सब को बाहर से पैसा ना मिले, इसके लिए रेगुलेशंस लाए गए थे जिन्हें एफसीआरए कहा गया था, और कड़ी निगरानी रखी जा रही थी और सब पर एक तरीके से रोक लगा दी थी कि कोई भी बाहर से फंडिंग प्राप्त नहीं कर सकता। उस समय पूरी दुनिया में कोल्ड वॉर भी चल रहा था, यूएसए और यूएसएसआर का, तो बहुत उम्मीद थी कि बाहर के ये दो देश भारत को प्रभावित कर सकते हैं पैसे के जरिए, इसलिए इंदिरा गांधी ने इसकी शुरुआत करी थी। मोदी ने नहीं करी है। फिर 1984 में इसमें एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें कहा गया कि जो भी अपना एनजीओ खोल रहा है और बाहर से फंडिंग प्राप्त कर रहा है, उसे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर विद द टाइम 1990 के बाद हमारे यहाँ पर एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और बाहर से बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आने लगा कंपनीज के रूप में। तब और ज़्यादा सख्ती से इस कानून को लागू किया गया और निगरानी रखी गई कि यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ह्यूमैनिटी के नाम पर, वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर, एजुकेशन के नाम पर, हेल्थ, एनवायरनमेंट के नाम पर फंडिंग प्राप्त हो रही हो और उसका दुरुपयोग किया जा रहा हो। और विद द टाइम आपने देखा 2010 तक कभी नर्मदा बचाओ आंदोलन, भाई एनवायरनमेंट को नुकसान हो जाएगा, हम नहीं बनने देंगे ये डैम। कभी एक माइनिंग होनी है कोयला की तो वो नहीं होने दे रहे हैं, कहीं पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनना है तो वो नहीं बनने दे रहे हैं, कहीं पर पोर्ट बनना है तो वो नहीं बनने दे रहे हैं। बड़े बड़े आंदोलन जीवी खड़े हो जाते थे और बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट करने लगते थे, जिससे कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हमारे देश में रुक गए। और यही वो कालखंड था जब चाइना अपनी प्रगति कर रहा था और चाइना पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा था। यानी कि जब 2004 से 2014 के बीच में भारत में कांग्रेस सरकार थी, उस समय भारत में तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे थे एनवायरनमेंट के नाम पर, और चाइना बड़े बड़े प्रोजेक्ट आगे बढ़ाता जा रहा था मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर। 2014 के बाद चाइना दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग हब बन करके उभरा, और आज देख लीजिए चाइना इतनी बड़ी ताकत बन चुका है कि उसे किसी का फर्क नहीं पड़ता, चाहे अमेरिका हो चाहे कोई हो। उसे पता दुनिया में आज एक एक सामान जा रहा है तो हमारे यहाँ से जा रहा है। ये हो ही इसलिए पाया क्योंकि यहाँ बात बात पर एनवायरनमेंट वाले बैठ जाते हैं। उनको पैसा कहाँ से आता है?
कोई आदमी जो काम करने वाला होगा, धंधा करने वाला होगा, पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट होगा, वो सब काम छोड़ करके 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना तक प्रोटेस्ट कर रहा है। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? उसको इतनी सिक्योरिटी कहाँ से आ रही है कि भाई मेरा आगे जीवन चलता रहेगा? वो सब पैसा आता था एनजीओज के माध्यम से। फिर 2010 में एक और अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट के माध्यम से 2010 में ये कहा गया कि अब जो भी एनजीओ बाहर से फंड प्राप्त करेगा उसे अलग से एक बैंक अकाउंट बनाना होगा जो एफसीआरए के तहत फंडिंग प्राप्त कर रहा होगा। वो अकाउंट कहीं भी खोल सकते हो आप। साथ ही ये बोला गया कि एफसीआरए के तहत जो लाइसेंस दिया जाएगा वो 5 साल के लिए दिया जाएगा और 5 साल बाद इसे फिर से रिन्यू कराना होगा। और अगर सरकार के नियमों का पालन नहीं किया, एफसीआरए के नियमों का पालन नहीं किया, तो आपका एनजीओ सस्पेंड हो जाएगा और सस्पेंड होने की मैक्सिमम अवधि 3 महीने 6 महीने होगी, 180 दिन। ये बोला गया 2010 में, लागू कर दिया गया 2011 में। उस समय होम मिनिस्टर थे चिदम्बरम। कुछ खास ये कानून नहीं थे, बहुत बड़ी चीज नहीं थी। अकाउंट खोलना है खोल देंगे, 5 साल बाद रिन्यू करना है करवा लेंगे। बीच में हम क्या कर रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कितना बांट रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कहने को और इसमें बदलाव किए गए इसके रूल्स में। देखो, एक होता है बिल जब पास हो जाता है तो वो एक तरीके से लॉ बन जाता है। लॉ में अमेंडमेंट आप कर सकते हो। फिर इसको कैसे लागू करवाओगे आप, उसके लिए रूल्स आते हैं। रूल्स में समय समय पर बदलाव होता रहा। धीरे धीरे अमेंडमेंट में भी इसमें चेंजेस किए गए, छोटे बड़े 2016 में चेंज किया गया, 2018 में चेंज किया गया, फिर एक बड़ा चेंज किया गया 2020 में। तो जो चेंज हमें याद रखने हैं, पहला तो यह कि आया कब, 1976 में। बड़ा चेंज फिर कब हुआ, नोटिसेबल चेंज 2010 में। फिर कब हुआ, 2020 में। अब 20 में क्या हुआ था कि आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जो अकाउंट खुलवा रहे हो एफसीआरए के लिए, बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की एसबीआई की ब्रांच में ही खुलवाना होगा, जो मेन ब्रांच है। उसके बाद आप उसको वहां से कहीं और भेज सकते हो। पॉइंट नंबर 1 2020 में। दूसरा, आपको 5 साल बाद रिन्यू तो कराना होगा, लेकिन अगर कभी किसी मामले में आपने नियमों का पालन नहीं किया और आपका एनजीओ सस्पेंड हो गया तो ये अब होगा 360 दिन के लिए। 2010 में 180 दिन के लिए किया जा रहा था, या 360 दिन के लिए। और एक बड़ी बात इसमें कही गई कि आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जिस भी लेवल पर आप पैसा बांट रहे हो, हर किसी का हिसाब आपको देना होगा, एनुअल स्टेटमेंट जारी करना होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च पे जो आप पैसा खर्च करते थे वो आप टोटल फंडिंग का केवल 20% कर पाओगे। इसका मतलब मैं बताता हूं। होता क्या था, किसी एनजीओ को बाहर से मिला मान लो 1 करोड़ रुपया, तो पहले वो क्या करता था, ये दिखा देता था कि 50 लाख रुपए तो हमारे कर्मचारियों को वेतन देने में खर्च हो गए। अब 50 लाख रुपए वेतन में खर्च हो गए तुम्हारे। इससे घपला होता था। कैसे? जैसे मैंने एक कर्मचारी रखा हुआ है 10,000 रुपये महीने पर, और उस पर मैंने दिखा दिया कि इस व्यक्ति को मैं 1 लाख रुपये महीना देता हूँ, और उस व्यक्ति को मैं 1 लाख रुपये दे भी रहा हूँ। बाद में मैंने कह दिया कि देख 1 लाख रुपये में से 10,000 तू रख लियो, वो 90,000 हैं, वो ऐसे ऐसे करके वहाँ पहुँचा दियो, वहाँ कन्वर्जन में काम आएंगे। उस चर्च को दिया ही हो जाके। मैंने ही बोल दिया। मैंने दूसरे वाले के साथ भी ऐसा किया कि 10 तू रख लेना, 90,000 उस चर्च को दे देना जाके कैश में। तो अब यहाँ क्या दिखा रहा हूँ मैं कि भाई कर्मचारियों को वेतन जा रहा है, पर वो कर्मचारियों के माध्यम से कहाँ जा रहा है, चर्च में। तो 2020 में बदलाव किया गया कि ये जो आप 50% खर्च कर देते हो, पहले तो 50% भी कैप नहीं थी, कितना भी खर्च कर दो कर्मचारियों के वेतन पे। इस 50% की कैप को 20% पे ला दिया गया कि बाहर से अगर आप 1 करोड़ ले रहे हो तो केवल 20 लाख रुपया ही अपने कर्मचारियों के वेतन में, बिल्डिंग के रिनोवेशन में, बाकी वाहन के खर्च में, ट्रांसपोर्टेशन में, इन सब में कर सकते हो। केवल 20 लाख। 80 लाख आपको लगाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि कहाँ लगा रहे हो। सख्ती हो गई इस बात पर, और ज़्यादा एनजीओज आग बबूला हो गए कि यार ये तो आप सख्ती करते ही जा रहे हो। फिर 2022 में इसके रूल्स में थोड़ा बहुत बदलाव किया गया, बताया गया कि कहाँ कहाँ से लागू कर सकते हैं, और फिर फाइनली 2026 में, इस साल मार्च में, एफसीआरए का अमेंडमेंट फिर से लाया गया और इसको और सख्त बना दिया गया। अब क्या सख्त बनाया गया है वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक समरी समझा दी, दिमाग में आपके पिक्चर क्लियर हो गई है। अब आपको मैं डेटा दिखा देता हूँ। देखो, ये है 2020 वाला, 22 वाला। ठीक है, 22 में जो थोड़े बहुत बदलाव किए गए थे वो बदलाव यही थे कि जो 20% वाली कैप है वो आपको मेंटेन करनी है और हर साल दिखानी है, केवल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ही खर्च कर सकते हो। दूसरा एक बदलाव ये बताया गया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मस्ट बी इन्फॉर्म इवन इफ वन की मेंबर इज, हाँ, अगर आप अपने एनजीओ में किसी एक आदमी को नया भर्ती कर रहे हो
या कोई जा रहा है रिजाइन करके, या कोई मृत्यु हो गई किसी की, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को बताना होगा। और जब वो कह देगी कि हाँ तुम इस इंसान को रख सकते हो या इसे हटा सकते हो, तभी वो हटाएगा या लगा जाएगा। ठीक है। साथ ही वो 180 वाला 360 कर दिया गया था। ये एक्चुअली 2020 वाला अमेंडमेंट है, 2022 में रूल्स के साथ इसे लागू किया गया था, तो इसलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपका कोई एनजीओ है और वो एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना चाहता है, तो आपका एनजीओ कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। कम से कम आपने अपने एनजीओ की कोर एक्टिविटीज़ में 15 लाख रुपए खर्च किए होने चाहिए 3 साल में। और जो भी आदमी या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन उसके पास नहीं है और फॉरेन ग्रांट लेना चाहता है, तो उसे एक कमिटमेंट लेटर देना होगा फ्रॉम द डोनर्स सिग्निफाइंग द मनी डोनेटेड एंड द पर्पस ऑफ द डोनेशन एज वेल। अगर अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, लेकिन आप इन दोनों पॉइंट्स की पूर्ति करते हो और फिर भी आपको फंडिंग प्राप्त करनी है, तो पूरा लिख के देना पड़ेगा, किससे ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, क्या करूँगा, कहाँ रखूँगा, सब कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है। बाकी इसमें हल्की फुल्की बातें हैं, और यही मैंने आपको बता दिया, हर 5 साल में ये एक्सपायर हो जाएगा, आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, और उसकी फीस भी है। अगर आप रिन्यू करा रहे हो तो 5,000 रुपये देने हैं, और पहली बार जाकर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो 10,000 रुपये देने हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि इसमें 2022 में 2-3 चीज़ें और जोड़ी गई थी रूल्स में, कि अगर आप भारत में रह रहे हो और आपका कोई रिलेटिव बाहर नौकरी कर रहा है, तो बाहर से अगर भारत में आपको पैसा भेज रहा है, तो पहले वो 1 लाख रुपए तक भेज सकता था, अब इसको बढ़ा के 10 लाख रुपए तक कर दिया था कि 1 साल में 10 लाख रुपए तक भेज सकता है। ठीक है। उसके बाद उसे क्या करना होगा कि उससे अगर ऊपर की रकम भेज रहा है तो उसे लिख करके पूरा हमारी मिनिस्ट्री को बताना होगा कि भाई मैंने इस साल अंकित जी को 20 लाख रुपए भेजे थे, मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ, अंकित जी मेरे ये लगते हैं इसलिए मैंने भेजे हैं। ठीक है। एक्सटेंडेड इंटीमेशन टाइमलाइंस, इंडिविजुअल रिसीविंग मोर देन 10 lakhs, है ना, तो उनके पास 3 महीने हैं, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होगा, फॉर्म FC1 जो मैं बता रहा था अभी। इसके अलावा बैंक अकाउंट रिपोर्टिंग, द टाइम लिमिट टू इंटीमेट द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अबाउट द ओपनिंग ऑफ एन FCRA यूटिलाइजेशन बैंक अकाउंट वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम 15 days to 45 days। ठीक है। तो अगर आपका FCRA का बैंक अकाउंट है तो उसे आप 15 दिन के बजाय 45 दिन के अंदर अंदर खुलवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हल्की फुल्की बातें हैं, मैं इस पर ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहूँगा। ये मैंने आपको बता दिया, पहली बार 1976 में ये आया था, फिर 2010 में इसमें बड़ा बदलाव किया गया, 2016-18 में छोटे छोटे बदलाव किए गए, 20 में फिर एक बड़ा बदलाव आया था जो मैंने आपको बता दिया। नोडल मिनिस्ट्री आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। और आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इसका लिंकेजेस बता दूं तो आर्टिकल 19(1)(c ये कहता है कि आप बना सकते हो इस तरह का कोई एनजीओ और आप FCRA के तहत फंडिंग भी प्राप्त कर सकते हो, बट वो ये भी कहता है आर्टिकल 19(4) के तहत कि ऐसा ना हो कि भारत की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को खतरा पड़ जाए, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है जी। उसके अलावा एक बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं, ये 2026 वाला बिल है। इस बिल में जो अभी आया है इसमें क्या अंतर किया है सरकार ने, वो ध्यान से सुनना। अगर सरकार को लगता है कि आपका एनजीओ ठीक से काम नहीं कर रहा, लेकिन आपके एनजीओ ने हाथ पैर बहुत फैला लिए, आपके एनजीओ ने कोई स्कूल खोल दिया था, कोई अस्पताल खोल दिया था, मान लो एक लाइब्रेरी खोल दी थी, अब आपका एनजीओ तो गड़बड़ कर रहा था, लेकिन स्कूल अस्पताल लाइब्रेरी का क्या करें, आपके एनजीओ को तो सस्पेंड कर देंगे, उन्हें कौन चलाएगा फिर? तो उन्हें चलाने के लिए सरकार अपनी तरफ से कोई एक एजेंसी नियुक्त कर सकती है, अपनी तरफ से लोगों को वहाँ पर जिम्मेदारी दे सकती है कि वो आपके मैनेजमेंट को, आपके एसेट्स को, आपकी फॉरेन फंडिंग को पूरी तरह से टेक ओवर कर ले और उसे अपने हिसाब से चलाए। वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी जो मैं बता रहा हूँ, इसको बोला जाता है डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। साथ ही एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ की फंक्शनरीज। पहले क्या होता था, एक आदमी बन जाता था कि साहब हमारा एनजीओ है, बाकी लोगों से बात मत करो, हमसे बात करो, हम ही हैं जो कुछ है। अब सरकार कह रही नहीं, तुम भी हो, ट्रस्टीज जितने भी हैं, चाहे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के कर्ता हो, डायरेक्टर हो, पार्टनर हो, जो कोई हो, सब जिम्मेदार होंगे तब तक ये प्रूफ ना हो जाए कि इस आदमी को तो कुछ पता ही नहीं था। मान लो मैं और मेरे 5 लोग मिलकर के एनजीओ चला रहे हैं, जिसमें से कोई डायरेक्टर है, कोई पार्टनर है, बाकी सब ट्रस्टी हैं, ऐसे करके कुछ है। अब मैं चला गया 15 दिन के लिए लंदन घूमने चला गया, मुझे पता ही नहीं है। अब मैं घूमने चला गया, मेरे पीठ पीछे मेरे बाकी साथियों ने गलत तरीके से कहीं से फंडिंग प्राप्त कर ली और उसका दुरुपयोग कर लिया, उन पर जांच बैठ गई और साहब एनजीओ का लाइसेंस रद्द होने वाला है, वो चारों जेल जाने वाले।
अब ऐसा नहीं है कि मैं भी जेल चला जाऊंगा, मैं ये बोल दूंगा ना भाई कि 15 दिन के लंदन गया हुआ था, मुझे पता ही नहीं हो क्या रहा था, ऐसी स्थिति में मैं बच जाऊंगा। बट मुझे सिद्ध करना पड़ेगा मैं लंदन था, मेरी इनसे कोई बातचीत नहीं हो पाई है, मेरा कोई लेना देना नहीं था कि इस समय क्या हो रहा था, मैं सब इन्हीं के भरोसे छोड़ गया था, तो भाई मैं क्या करूं, तो मैं बच जाऊंगा, ये इसमें कहा गया है। साथ ही प्रायर अप्रूवल फॉर इन्वेस्टिगेशन, द बिल मैंडेट्स दैट एनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और स्टेट, अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी ईडी वीडी बड़ी एजेंसी है, सीबीआई है, अगर वो किसी एनजीओ की जांच करने जा रही हैं तो उससे पहले उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा, एक टाइम फिक्स करना होगा कि इस टाइम के अंदर अंदर हम जांच कर देंगे और ये पूरा केस सॉल्व कर देंगे। और अगर कोई दोषी पाया गया तो उसे पहले 5 साल की सजा होती थी, उसे घटा करके अब 1 साल कर दिया गया है, बाकी तो 2010 वाला है। एक आंकड़ा मैं आपको और बता दूं कि 2015 से लेकर 2016 तक अब तक लगभग 18,000 एनजीओ के लाइसेंस रद्द किए जा चुके हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी तरह से गलत फंडिंग प्राप्त कर रहे थे और उसका दुरुपयोग कर रहे थे। आप समझ गए? अब आपको एक चीज और बता दूं, ये आप मैप देख लीजिए। इस मैप में जो आपको डार्क ग्रीन कलर दिख रहा है, ठीक है, डार्क ग्रीन कलर ये बताता है कि यहां पर क्रिश्चियन सबसे ज्यादा रहते हैं। हमारे नॉर्थ ईस्ट में आपको डार्क ग्रीन दिख रहा है, हल्का ग्रीन दिख रहा है और हल्का दिख रहा है, ठीक है, पीला दिख रहा है, ये जितने भी आपको अलग अलग कलर्स दिख रहे हैं असम को छोड़ के, ये सब वो स्टेट्स हैं जहां पर कहीं 70%, कहीं 80%, कहीं 90% तक क्रिश्चियंस रह रहे हैं। अब बताइए नॉर्थ ईस्ट वालों को जिन्हें पता ही नहीं था देश दुनिया में हो क्या रहा है, वो पिछले 70 साल में 90% तक क्रिश्चियन हो गए, कैसे हो पाए? इसी तरह से गलत तरीके से फंडिंग आई या कन्वर्जन चल रहा था। उसके बाद आइए, ये आप पूरा रीजन देखिए, जितना भी, जैसे ये सिक्किम वाला क्षेत्र देख लीजिए, नीचे लाल रंग का तमिलनाडु देख लीजिए, गहरा लाल कर्नाटक देख लीजिए, केरल देख लीजिए पीला, गोवा देख लीजिए हल्का पीला, गोवा में तो बहुत ज़्यादा क्रिश्चियंस हैं। ये पूरी बेल्ट देख लीजिए जो नक्सल प्रभावित थी, ये सब के सब आपको क्षेत्र जो काले के अलावा दिख रहे हैं, ये सब वो हैं जो क्रिश्चियन कन्वर्जन से प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट है, उसके बाद हमारा ये नक्सल वाला क्षेत्र है, और इधर गोवा और केरल सबसे ज़्यादा है। कैसे हो गया ये? क्यों वही क्षेत्र हुआ जहां पर कोई ना कोई समस्या चलती रही? पैसे से, और आज भी वो हो रहा है, इसीलिए इन लोगों को मिर्ची लग रही है। और सोनम वांगचुक क्यों इतना बड़ा एसेट है? सोनम वांगचुक एसेट इसलिए है क्योंकि ये जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ, पूरा लद्दाख वाला और अक्साई चीन वाला, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सैंड पाई जाती है। इस सैंड का इस्तेमाल, और यहाँ पर जो ये आपको सक्सगाम वैली दिख रही है, यहाँ पर 250 ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और यहाँ पर जितना भी ये रेत है और यहाँ का जो पानी निकल के आता है स्वच्छ पानी, इससे जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं उसका चाइना बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग में प्रयोग करता है। इसलिए चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि अक्साई चीन उसके हाथ से जाए, इसलिए एग्रेशन दिखाने के लिए कभी गलवान में अपनी फौज ले आएगा, कभी लद्दाख में प्रोटेस्ट करवा देगा, कभी, मतलब हर हाल में भारत को ये बताने का प्रयास करता है कि भारत लद्दाख में ज़्यादा सिक्योरिटी ना बढ़ाए, ज़्यादा पकड़ ना बढ़ाए, इसको यूटी ना बना दे जैसा कि भारत ने बना दिया है। तो चाइना को इस बात से बेहद आपत्ति है कि भारत लद्दाख और कश्मीर के मुद्दे पर इतना ज़्यादा अलर्ट होकर के काम क्यों कर रहा है। इसलिए कभी आंदोलन करा दो, कभी कुछ करा दो, कभी किसी को आगे कर दो, ये सब चलता रहता है चाइना की तरफ से। इसलिए आप देख रहे हो कि ये पूरा जो खेल है, इसमें बड़े बड़े देश भी शामिल हैं जो कन्वर्ट कराना चाहते हैं, चाइना जैसे देश शामिल हैं जो स्थिरता पैदा करना चाहते हैं और अपना फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और भारत में कुछ ब्रेन वॉश लोग हैं जिन्हें लंबे समय से ब्रेन वॉश किया गया है, वो ये मानते हैं कि उनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है। उम्मीद है पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आया होगा। अगली बार फिर मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।